अपन लोग मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पेपर सेकंड। कल हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले अपन लोग ने पढ़ा था कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कल डिफाइन किए थे। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे? यू वी डब्ल्यू। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसके एक्स वाई जेड, और कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स यू वी डब्ल्यू। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन रहती हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। देन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डायरेक्शन जो ली थी वो ली थी हमने E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप। और डायरेक्शन कैसे निकाली थी ये आपको मैंने बता दिया था। ये कर्व था, इसकी डायरेक्शन निकालनी थी तो हमने क्या करा था, इस पर टेंजेंट डाले थे, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ किया। ये U था, ये V था, ये W था। इनकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको इस कर्व पे टेंजेंट डाला, इस कर्व पे टेंजेंट डाला, इस कर्व पे टेंजेंट डाला। U के लिए जो डायरेक्शन ली थी वो ली थी E1 कैप, V के लिए ली थी E2 कैप, और W के लिए ली थी हमने E3 कैप। ये तीनों डायरेक्शन थी कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। और आज हम जो पढ़ेंगे अब वो पढ़ रहे हैं हम ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब होता है जो तीनों की तीनों आपकी एक्सिस होती हैं ऑर्थोगोनल होती हैं। ऑर्थोगोनल मतलब तीनों की तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होती हैं। ऑर्थोगोनल मिट्टी मतलब होता है 90 डिग्री। वो तीनों जो आपकी एक्सिस हैं यू वी एंड डब्ल्यू, वो तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। कल हमने आर्टिकल स्टार्ट कर दिया था ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कल स्टार्ट कर चुके थे। और मैंने इसके अंदर आपको बोला था आपको दो क्वांटिटीज निकालने के लिए। वो दोनों क्वांटिटीज कौन कौन सी निकलवाई थी? एक तो निकलवाया था बेस वेक्टर, और एक निकलवाया था आपको स्केल फैक्टर। ये दोनों निकलवाए थे। बेस वेक्टर जो निकलवाया था उसको रिप्रेजेंट किया था अपन लोगों ने B1 वेक्टर, B2 वेक्टर और B3 वेक्टर। ये कल निकाले थे अपन ने, और ये कहलाते थे आपके बेस वेक्टर, जिनकी वैल्यूज थी आपकी, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसको वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जब B1 वेक्टर निकाल रहे हो तो आपने डायरेक्शन ली थी पहले के लिए E1 कैप, इसके लिए ली थी E2 कैप, और इसके लिए ली थी आपने E3 कैप। इसका मैग्नीट्यूड लिया था B1 का H1, इसका मैग्नीट्यूड लिया था H2, और इसके लिए मैग्नीट्यूड लिया था H3। तो B1, B2, B3 तो आपके बेस वेक्टर थे, H1, H2 और H3 आपके स्केल फैक्टर थे। ये दोनों चीज हम कल निकाल चुके थे और यहाँ तक बात हम कर चुके थे। अब जो निकालना था वो निकलवाना था आपसे लाइन एलिमेंट, मतलब जो आपको लेंथ निकालनी है, जो आपने कर्व लिए हुए हैं उनकी लेंथ किस किस की निकालनी थी आपको। ये कल कर्व लिए थे U V W। जो U कर्व था, ये V कर्व था, और ये W कर्व था। मैंने डिनोट U को तो करा था U1 से, V को करा था U2 से, और W को करा था U3 से। आप UVW से कर लीजिए या U1 U2 U3 से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कल U1 U2 U3 लेके चली थी इन कर्व के लिए, ठीक है। और इनकी मुझे लेंथ निकालनी थी U1 कर्व के लिए, U2 कर्व के लिए और U3 कर्व के लिए। इन तीनों कर्व के लिए आपको लेंथ फाइंड आउट करके आनी थी। उसके लिए हमने इन लाइन एलिमेंट जो लेंथ मानी थी इस लाइन एलिमेंट की, वो मानी थी आपने DS, यही मानी थी। अब तीनों कर्व के लिए अलग अलग निकालेंगे तो DS, जब U कर्व के लिए निकालोगे तो इसे रिप्रेजेंट करोगे आप DS1 से, जब V कर्व के लिए निकालोगे तो इसे रिप्रेजेंट करोगे DS2 से, और जब W कर्व के लिए निकालोगे तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन DS3 से। ओके, मैंने जनरल ले लिया DS। DS आपको लेंथ निकालनी है, इसको
निकालने के लिए आपने कल dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया था। क्यों लिया था? मैं इनकी लेंथ निकालने के लिए dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसलिए लिया था क्योंकि हमने कोई पार्टिकल लिया था p, जिसका अपन को पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। पोजीशन जो निकालते हैं वो कहाँ से कहाँ निकालते हैं? ओरिजिन से इस पार्टिकल पर, ओरिजिन से इस पार्टिकल पर जो आपने पोजीशन वेक्टर माना था वो माना था आपने r वेक्टर, फिर उसके अंदर चेंज निकाला था dr वेक्टर। जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वो क्या निकालेगा? आपको इसकी लेंथ निकाल के देगा ds। फिर दोनों साइड अपन ने स्क्वायर किया था, ds स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो dr वेक्टर डॉट dr वेक्टर ds स्क्वायर। dr वेक्टर की अपन कल वैल्यू निकाल चुके थे, कितनी थी? v1 du1 v2 du2 v3 du3। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे ही करा था, v1 du1 v2 du2 और v3 du3। फिर इसे ओपन किया था हमने ds स्क्वायर। ये तीन क्वांटिटीज हैं तो समीशन ले लिया था और तीनों ऐड हो रही हैं i इक्वल टू 1 to 3 तक, bi dui, और ये वेक्टर है। i इक्वल टू 1 to 3 तक इसलिए लिया था क्योंकि जो i की वैल्यू है वो 1, 2 और 3 है, तो 1 से लेकर 3 तक। समीशन इसलिए लगाया है क्योंकि तीनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो समीशन लगा दिया। और यहाँ b और du है तो b i ले लिया और du i ले लिया। i की वैल्यू 1 जब पुट करेंगे तो b1 du1 आ जाएगा, समीशन लग रहा है तो प्लस लग जाएगा। i बराबर 2 पर b2 du2 आ जाएगा, समीशन लग रहा है ऐड हो जाएगा। i बराबर 3 पर b3 du3 आ जाएगा, समीशन लग रहा है तो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आपने इसमें लिया था, यहाँ पर j इक्वल टू 1 2 3 लिया था, इसमें bj और duj लिया था, ये क्वांटिटीज ली थी। इसमें भी i j इक्वल टू 1 2 3 पर ये तीनों क्वांटिटीज आ जाएंगी। ds स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन i बराबर 1 2 3 j बराबर 1 2 3, तो i कॉमा j इक्वल्स टू लिमिट चलेगी 1 से 3 तक, bi bj dui और duj। यहाँ ये चीज हम निकाल चुके थे कल। अब हमें करना है इसको, क्वेश्चन नंबर जो भी आई थी आपकी, थर्ड फोर्थ जो भी आई थी आप वो डाल दीजिएगा। मुझे थर्ड याद है इसलिए मैंने थर्ड डाल दिया। अब मैंने करवाया था कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? ऑर्थोगोनल है। अगर ऑर्थोगोनल है तो इसके बीच में जो एंगल बनने वाला है वो बनने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि जब कोई ऑर्थोगोनल होता है तो एंगल क्या रहता है इनका? 90 डिग्री रहता है, एंगल 90 डिग्री है। ऑर्थोगोनल इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने दो कंडीशन करी थी, इफ i is not equal to j and if i equal to j। ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब है ये पता है कि ये 90 डिग्री होगा, i इक्वल टू j के बराबर नहीं है। मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ bi डॉट bj, bi वेक्टर डॉट bj वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो से आप ओपन करते हैं cos थीटा में, bi bj cos थीटा, और ये जो सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल है तो bi bj cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0, और 0 होते ही ये फंक्शन किसके बराबर आएगा? 0 का बराबर। इसका मतलब जब आपके i और j के वैल्यू सेम नहीं होते हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो किसके बराबर आता है? 0 के बराबर। दूसरी कंडीशन, अगर दोनों बराबर हों तो bi डॉट bj दोनों बराबर होते हैं, तब देखिए क्या होता है, bi वेक्टर डॉट bj वेक्टर। bi वेक्टर की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या था?
मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, B1 था तो H1 E1 कैप, तो BI है तो HI EI कैप, HJ I और J बराबर है तो BI डॉट BJ है तो I को भी रिप्लेस J से कर रही हूँ, यहाँ भी I लिख रही हूँ क्योंकि दोनों क्या है बराबर, तो HI EI कैप, HI और HI स्क्वायर EI कैप डॉट EI कैप, EI कैप और EI कैप, जैसे I कैप डॉट I कैप क्या हो जाता है 1, ऐसे EI कैप डॉट EI कैप क्या हो जाएगा 1, बचेगा क्या HI स्क्वायर। तो BI डॉट BJ जब I इक्वल टू J होते हैं तो इनकी वैल्यू किसके बराबर निकलती है आपकी HI स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फंक्शन चल रहा था ds स्क्वायर, वो क्या चल रहा था आपका समीशन I, J 1 to 3 BI डॉट BJ DUI DUJ, ये फंक्शन आपका चल रहा था BI BJ DUI DUJ। अब हमने कंडीशन करते हैं फर्स्ट इसके लिए, अगर I और J की वैल्यू सेम है, अगर I और J की वैल्यू सेम है तो ds स्क्वायर जो निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला है समीशन I और J दोनों I मान लेते हैं 1 2 3, I और J सेम होता है तब BI और BJ क्या कितना निकलता है, आप कहिए BI और BJ कितना निकलता है HI स्क्वायर। तो इसको लिख दिया अपन ने HI स्क्वायर, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं। और अगर ऑर्थोगोनल के अंदर बात कर रहे हैं तो हमें पता है अगर I और J बराबर नहीं होता है तो फंक्शन 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने का मतलब ही नहीं है। हमें दूसरी कंडीशन पता है कि अगर I और J बराबर होते हैं तो ये HI स्क्वायर आता है, 0 लिखने का मतलब ही नहीं I और J बराबर नहीं होते। तो हम लोग ने I और J को इक्वल करके तो हमने किस क्वांटिटी के बराबर लिखा इसे HI स्क्वायर के बराबर, तो मतलब ये फंक्शन जो आया वो HI स्क्वायर आया। तो ये जो DUI और DUJ है वो भी क्या आ जाएगा DUI, DUJ को भी रिप्लेस किससे करेंगे DUI से, तो मतलब HI स्क्वायर DUI DUI I अब DS स्क्वायर इक्वल्स टू I की वैल्यू 1 से 3 तक चल रही है तो इसमें रख देते हैं 1 से 3 तक। फर्स्ट I इक्वल टू 1 H1 स्क्वायर DUI और DUI मतलब DU1 इसका स्क्वायर, समीशन लग रहा है तो प्लस I बराबर 1 हो गया I बराबर 2 पर H2 स्क्वायर DU2 और DU2 तो मतलब DU2 स्क्वायर प्लस I बराबर 3 पर H3 स्क्वायर DU3 और DU3 मतलब DU3 स्क्वायर। इसको नेक्स्ट इक्वेशन नंबर डाल देते हैं अपन लोग फोर्थ। ये फोर्थ इक्वेशन निकली जिसमें इसकी वैल्यू आई आपकी H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर H2 स्क्वायर DU2 H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर। अब अगर मान के चलते हैं अगर ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, अगर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तब तो आपकी ds स्क्वायर इतना आएगा। अब लिया हमने अगर ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है तो क्या होता है अब ये देखते हैं। If it is not a orthogonal curvilinear coordinate system, अगर ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है तब ds स्क्वायर कितना होगा, देखिए ds स्क्वायर इक्वल्स टू फंक्शन तो हमें पता है क्या होता है I, J की वैल्यू 1 से 3 तक BI
बीजे डी यू आई डी यू जे। अगर ऐसा है तो आई की वैल्यू 1 से 3 तक चलेगी और डी यू आई डी यू जे होगी। अगर ये नहीं है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आई बी आई डॉट बी जे जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो तभी होता है जब ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अगर क्योंकि इसमें थीटा आता है वो 90 करके इसको जीरो कर देता है। अगर ये नहीं है तो मतलब ये जीरो नहीं होगा। ये जीरो नहीं होगा तो फिर इसकी वैल्यूज क्या रहेगी? आई और जे बराबर नहीं होने पर इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? जब ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होगा। अब मैंने कंडीशन वही लगाई है, इफ इट इज नॉट अ ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम देन bi डॉट bj इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू ओपन करते हैं। देखिए ये जो कंडीशन है वो ऑर्थोगोनल के लिए है, और जो मैंने कंडीशन लेके चल रही हूँ वो ऑर्थोगोनल नहीं है। उसके लिए कंडीशन देखिए क्या रहती है। डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू बी आई बी जे, वैल्यू रखती हूँ बी आई बी जे आई इक्वल टू 1। आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। बराबर नहीं होनी चाहिए तो एक अगर 1 ले रही हूँ तो दूसरा आपको 2 लेना पड़ेगा। मैं आई की जगह तो 1 ले रही हूँ, बी की जे की जगह 1 2 3 चेंज कर रही हूँ। आई की जगह 1 बी 1, जे की जगह 2। पहले दोनों की जगह 1 1 लेते हैं, फिर 2 2 1 2 1 3 पूरे के पूरे 9 कंपोनेंट्स निकालते हैं। इफ बोथ आर सेम b1 डॉट b1 du1 du1 I equal to 1 j equal to 1 I equal to 1 j equal to 2 du1 du2 I equal to 1 j equal to 3 du1 du3। अब i बराबर इक्वल्स टू 1 था, j इक्वल टू 1 2 3 ले लिया। अब i इक्वल्स टू 2 लेंगे और j इक्वल टू 1 2 3 लेंगे। आइए i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1, तो du2 du1 i इक्वल टू 2 और j इक्वल्स टू 2 du2 और du2 प्लस i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 3 du2 और du3 प्लस अब i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 1 2 3। i इक्वल टू 3 लीजिए b3 b1 du3 du1 i इक्वल टू 3 j इक्वल टू 2 i इक्वल टू 3 j इक्वल्स टू 2 du3 du2 प्लस i इक्वल्स टू 3 j इक्वल्स टू 3 i इक्वल्स टू 3 और j इक्वल्स टू 3 du3 du3। कितने कंपोनेंट्स निकले? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल जो निकले हैं आपके वो 9 कंपोनेंट्स निकले। कब निकले? अगर ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है तब आपके जो टोटल कंपोनेंट्स निकलते हैं वो निकलते हैं आपके 9 कंपोनेंट्स। डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू, जनरल लिख रही हूँ 9 कंपोनेंट्स को, समीशन i कॉमा j इक्वल टू 1 2 3। ये 9 है, b1 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 b2 b1 b3 b2 b1 b2 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 b3, ये पूरे 9 है। इस इन जो bi bi b1 b2 इन सबको मान रही हूँ मैं एक जनरल gij। ये किसको माना है gij? b1 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 b2 b1 b3 b2 b1, इनको जो आपके बेस वेक्टर है उनको मैंने जनरल लिख दिया gij, और बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा है? du1 du1 मतलब dui और duj। ये gij है, इसे बोलते हैं हम वेयर gij, इसको बोलते हैं हम मैट्रिक
कोएफिशिएंट, मैट्रिक कोएफिशिएंट। इसको मैट्रिक कोएफिशिएंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो मैट्रिक होती है मैथ्स में, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसे मैट्रिक कोएफिशिएंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमने पढ़ा है मैथ के अंदर, बहुत अच्छे से मैट्रिक पढ़ी हुई है आप लोगों ने। मैट्रिक कैसे बनती है, और मैट्रिक में 9 कंपोनेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आते हैं। और इसमें भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए इनको बोलते हैं मैट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि इसे मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है। ये टोटल 9 कंपोनेंट है, इसलिए इसे बोला जाता है मैट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। पूरे 9 कंपोनेंट्स निकाल रही हूं मैं, कौन कौन से हैं 9 कंपोनेंट्स की वैल्यू। पहला, आई और जे जब इक्वल हो, G11 है तो मतलब B1, और G की वैल्यू जो ली है आपने वो ली है आपने BI डॉट BJ, BI डॉट BJ। BI की वैल्यू है आपकी, BI पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको ओपन कैसे करोगे, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। BI का मैग्नीट्यूड HI, ये तो आपका बेस वेक्टर था, ये आपका स्केल फैक्टर था, जो स्केल फैक्टर था वो इसका मैग्नीट्यूड था, तो इसे लिख दिया HI। और विद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कितनी ली थी हमने कल, EI कैप। मतलब BI को ओपन जो करेंगे वो आप करोगे मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो गई HI और डायरेक्शन हो गया EI कैप डॉट। सिमिलरली BJ को ओपन करते हैं, BJ को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, HJ मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या ली थी अपन ने, EJ कैप, यही ली थी। 1 1 है, अगर I और J की वैल्यू 1 1 है तो इसे लिख सकते हैं B1 डॉट B1, G11 निकालने के लिए B1 डॉट B1, ये तो GIG के लिए लिखा मैंने जनरल, अब ये B1 1 के लिए, तो ये हो जाएगा I की जगह B1 और J की भी जगह B1, H1 स्क्वायर और E1 कैप डॉट E1 कैप। हमने पढ़ा है I कैप डॉट I कैप किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो E1 कैप डॉट E1 कैप किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर ये 1 हो गया तो वैल्यू कितनी निकली आपकी G11 की, H1 स्क्वायर। मतलब G11 जो निकलता है वो कितना निकलता है, H1 स्क्वायर। अब निकालते हैं G12, BI BJ मतलब B1 B2। B1 को ओपन करिए, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, सेम B2 को ओपन करिए, H2 विद डायरेक्शन E2 कैप, H1 H2 E1 कैप डॉट E2 कैप। E1 कैप मतलब I कैप, E2 कैप मतलब J कैप। I कैप डॉट J कैप की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अगर ये 0 है तो ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। अब निकालना है आपको G13। G13 होता है आपका B1 डॉट B3। B1 की वैल्यू होती है H1 E1 कैप, H3 E3 कैप, H1 H3 E1 कैप E3 कैप। I कैप डॉट K कैप क्या होती है वैल्यू, 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई आपकी, 0। मतलब G11 आपका H1 स्क्वायर, G12 0, G13 0, 3 निकाल लिए। मैट्रिक्स में आपको टोटल निकालने हैं 9। B1 डॉट B1 आ गया, B1 डॉट B2 आ गया, B1 डॉट B3 आ गया। अब जो बचे हैं वो बचे हैं आपका B2 B1, B2 B2, B2 B3, सेम सिमिलरली 3 के लिए। अब मुझे इन 6 क्वांटिटीज की और वैल्यू निकालनी है। अब निकालेंगे अपन B2 B1 की।
G11, G12, G13। अब निकालेंगे G21। G21 क्या होगा? B2 डॉट B1, B2 को ओपन करेंगे H2 E2 कैप, H1 E1 कैप, फिर E1 कैप E2 कैप दोबारा क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब G21 भी क्या आने वाला है? 0। G23 क्या आने वाला है? 0। G31 क्या आने वाला है? 0। G32 क्या आने वाला है? 0। ये चारों क्वांटिटीज क्या आने वाली है आपकी? 0। सिमिलरली करके लिखिएगा। सिमिलरली ये सारी क्वांटिटीज आपकी आने वाली है 0। अब जो बची वो निकालती हूँ मैं। G22, G22 को ओपन करोगे B2 डॉट B2, B2 की वैल्यू H2 E2 कैप, B2 की वैल्यू H2 E2 कैप। मैम चौक दीजिए। H2 H2 E2 कैप डॉट E2 कैप, H2 और H2 H2 स्क्वायर, J कैप डॉट J कैप 1। तो इसका मतलब G22 जो निकलने वाला वो निकला आपका H2 स्क्वायर। अब जो बचा वो क्या बचा? G33। इससे लिखेंगे हम B3 डॉट B3। B3 की वैल्यू रखिए H3 E3 कैप, H3 E3 कैप, H3 H3 S3 स्क्वायर, E3 कैप डॉट E3 कैप, E3 कैप E3 कैप 0। तो क्या निकला ये? G33 निकला है आपका H3 स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए। अब मैंने पूरे 9 कंपोनेंट्स निकाल दिए हैं मैट्रिक्स के, और हमने जो इक्वेशन ली थी वो क्या ली थी? ds स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन I इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 1 to 3 Gij dy duj। ds स्क्वायर इक्वल्स टू Gij 1 से 3 तक चलाना है आपको। सबसे पहले G11 की वैल्यू du1 स्क्वायर, G12 रखेंगे तो 0, G23 रखेंगे 0। अब दूसरा आएगा G22 du2 स्क्वायर, G33 du3 स्क्वायर। ds स्क्वायर इक्वल्स टू G11 की वैल्यू निकाली H1 स्क्वायर du1 स्क्वायर, G22 निकला H2 स्क्वायर du2 स्क्वायर, और G33 निकला S3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं अपन लोग आगे। ये तो हमारी ये क्वांटिटीज निकल गई। अब मैं निकाल रही हूँ अलोंग U1 कर्व। U1 कर्व के अलोंग निकाल रहे हैं। जब U1 कर्व के अलोंग निकाल रहे हैं तो U2 कर्व और U3 कर्व के लिए वैल्यू निकलेंगी, ये दोनों रहेंगे कांस्टेंट। रिजॉइन करिए, रिजॉइन करिए।